Hello students, in this video we are going to start a new topic, respiration in organism. जो हमारा लाइफ प्रोसेस में आता है, लाइफ प्रोसेस जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसी का ही एक पार्ट है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कवर किया था, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लस हमने एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने कवर करी थी, उसमें पढ़ी थी कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं. फटाफट से मैं आपको उनका नाम बता देती हूँ. लिवर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ salivary gland है, then we have liver, then pancreas. So these are the three main digestive glands that are associated with the digestive system. हमने organs पढ़े थे. digestive organs कौन कौन से होते हैं हमारे. stomach, then we have small intestine and then large intestine. So ये हमने सब कवर किया था. क्या क्या secretions होते हैं ये भी हमने पढ़े थे. कौन सी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, किस चीज़ का डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में होता है, ये भी हमने किया था. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक in this chapter, in this life process chapter, that is respiration in organisms. Now what is respiration? Respiration is the breakdown of food इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, हमें जिंदा रहने के लिए इस अर्थ पे किसकी ज़रूरत है? फूड की ज़रूरत है. फूड लेंगे तो एनर्जी मिलेगी. ठीक है, एनर्जी ही तो चाहिए, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? हमें मिलेगी फूड से. ठीक है, तो रेस्पिरेशन हम जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, उनके लिए एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर पाते हैं इस अर्थ पे. तो इसी प्रोसेस की वजह से उन्हें एनर्जी मिलती है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़. ठीक है, अपनी लाइफ की वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वो कहाँ से मिलती है? वो इसी प्रोसेस से मिलती है, विद हेल्प ऑफ फूड. जो भी फूड वो इनटेक कर रहे हैं, ले रहे हैं अपनी बॉडी में, तो उसी का ब्रेकडाउन होता है और उससे क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है. अगर आप देखें कोई भी व्हीकल है, उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी उस व्हीकल को चलने के लिए कहाँ से मिलेगी? फ्यूल से मिलेगी. फ्यूल क्या है? पेट्रोल है या फिर डीजल है. जब तक वो नहीं पड़ेगा उसके अंदर, उस व्हीकल के अंदर, तब तक एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होने वाली है फॉर द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल. वो चलेगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा. तो उसी तरह से ऑर्गेनिजम्स में भी फ्यूल क्या है? फूड एक तरह से फ्यूल है. जब वो बर्न करेगा तो एनर्जी निकलेगी. जस्ट लाइक दैट इन व्हीकल्स, जैसे व्हीकल्स में फ्यूल बर्न होगा तो एनर्जी निकलेगी. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है. तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ, यहाँ पे ग्लूकोज लिखा हुआ है, आप यहाँ पे फूड भी कर सकते हैं. ग्लूकोज क्यों लिखा है? क्योंकि जो अल्टीमेट जो हमारा जो हमारी सेल्स जो यूटिलाइज करने वाली वो एक्चुअली ग्लूकोज होता है. ठीक है, क्योंकि फूड हमने लिया, फूड हमने खाया, वो डाइजेस्ट होगा किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में डाइजेस्ट होने वाला है. तो वही ग्लूकोज फिर सेल्स यूटिलाइज करती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ग्लूकोज ले लिया. तो हम यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड भी कह सकते हैं और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज भी कह सकते हैं इनटू किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी. क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है इन दिस प्रोसेस. ठीक है, तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन or absence of oxygen to produce large amount of energy in addition to carbon dioxide and water. उसके साथ साथ क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक है, और हमारे लिए जो यूज़ होने वाली जो चीज़ है वो क्या है? एनर्जी है. ठीक है, राइट.
अब हम आ जाते हैं, अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में यूज़ किया था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे इसी के बेसिस पे कुछ टाइप्स हो जाते हैं रेस्पिरेशन के। तो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? अब हम देखेंगे, सबसे पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ये जो दो कैटेगरीज हैं ये इसकी ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो इनहेल कर रहे हैं हम ऑक्सीजन, ठीक है, और एक्सपेल कर रहे हैं हम ऑक्सीजन, इनहेल कर रहे हैं और एक्सपेल, एक्सपेल मतलब बाहर जो अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं, वो क्या है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ना, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अंदर और बाहर जो एक्सचेंज हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है? उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब बात आती है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इन बॉडी सेल्स। हमारी जो बॉडी सेल्स हैं, अंदर की जो सेल्स हैं हमारी बॉडी की, वो क्या कर रही हैं? उस फूड को ब्रेक डाउन कर रही हैं। तो दैट इज़ इंटरनल, ठीक है। अब यही जो इंटरनल है, समझ में आया? एक्सटर्नल कौन सा है? एक्सटर्नल है जो हम गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? जब हम ब्रीद इन करेंगे, हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे, सांस अंदर लेंगे, तभी तो ऑक्सीजन आएगी, ठीक है। और उसके बदले हम क्या चीज़ रिलीज करेंगे? रिलीज आउट करेंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, टेकिंग इन एंड आउट ऑफ द, taking in oxygen and exhaling out carbon dioxide, that is external respiration. Internal respiration, जो फूड हमारी सेल्स ब्रेक डाउन करेंगी जिस फूड का, उस प्रोसेस को कहा गया इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, ये अगेन दो टाइप का होता है। क्या क्या टाइप्स होते हैं वो? दो टाइप्स ये हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आ जाता है एन एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन आपका वो रेस्पिरेशन होता है जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस करता है, और इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, या हम एंड प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। प्लस क्या निकलता है? प्लस हमारी एनर्जी। देखो एनर्जी तो हमारी दोनों प्रोसेस में ही रिलीज होने वाली है, ठीक है। मेन चीज़ क्या है इसके, यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ये बदल जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका क्या रिलीज होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका रिलीज होता है CO2 प्लस आपका क्या? प्लस वाटर, H2O, ठीक है। तो ये दो चीज़ें एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज हो रही हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन जस्ट उसका उल्टा होता है। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड। एल्कोहल ज़रूर बनेगा, ठीक है, एल्कोहल ज़रूर बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये होता कहाँ कहाँ पर है? अभी जब हम इसका डिफरेंस करेंगे, अभी मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताऊंगी, किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं हम एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशंस को, उसमें हम ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पेपर में ये डेफिनेटली पूछा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। So next we move on to the difference between aerobic and anaerobic respiration. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है जो बहुत मेन पॉइंट होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इट अकर्स इन
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा ही नहीं, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए इस रेस्पिरेशन के होने के लिए। वहीं अगर हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को देखेंगे तो इट डज़ नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, एब्सेंस में काम होता है ये वाला एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा क्या ये रिलीज़ करता है, एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में इट मे और मे नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि किस ऑर्गेनिज्म में या कहाँ पे वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है या किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है, किस मतलब जो फूड मटेरियल है वो है क्या एक्चुअली, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट जो है कितना अमाउंट रिलीज होता है एनर्जी का। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट एनर्जी का रिलीज़ होता है। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि एटीपी क्या है, एटीपी ये हमारी एनर्जी के लिए टर्म यूज़ करी जाती है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं एनर्जी के, उसके लिए ये एटीपी यूज़ किया जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको मैं लिख देती हूँ, एडिनोसिन, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा मैं और एडजस्ट कर देती हूँ, एडिनोसिन, वेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये स्पेलिंग है, मतलब इस तरह से इसको लिखा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, ठीक है। तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जिसको बोला, ये कितने मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। वहीं अगर हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखें तो सिर्फ ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस रेस्पिरेशन। तो ये बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये एक्चुअली इसके ये होता कहाँ पे है, ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा हमने सेल के बारे में पढ़ा था, तो सेल में जो फ्लूइड कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ये साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोनों प्रोसेस कैरी आउट होते हैं, इन दोनों, सॉरी दोनों नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या क्या साइट है इसकी, साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगर हम सिर्फ बात करेंगे कि जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ग्लाइकोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक में तो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ठीक है, एक में होता है ब्रेकडाउन ग्लूकोज का, ये दो, एक साइटोप्लाज्म में और ये जो दूसरा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो जो ब्रेकडाउन होना है ग्लूकोज का उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस, और ये कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ जहाँ पे हमारे एटीपी प्रोड्यूस होंगे, मतलब फाइनल जो स्टेप होता है हमारी एनर्जी प्रोडक्शन का, वो कहाँ पे होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा गया है कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आपके सेल के किस पार्ट में होता है और एनर्जी एटीपी का प्रोडक्शन आपके किस पार्ट में होता है सेल के। तो याद रखेंगे जो ग्लाइकोलिसिस है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, वो आपके साइटोप्लाज्म में हो रहा है यहाँ, और जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, एटीपी का प्रोडक्शन है, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। वहीं अगर हम देखेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ये कुछ टिश्यूज में होता है, ठीक है, समझ में आया, कुछ टिश्यू सेल्स एक्चुअली साइटोप्लाज्म में ही होता है, और कुछ टिश्यूज में होता है हायर एनिमल्स की, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका ऐसा नहीं है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होने वाला है, नहीं, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, राइट,
एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देख लेते हैं ये एग्जाम्पल कहाँ क्या क्या है इसके, जो आपके जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स में होता है, प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ पे होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका बैक्टीरिया के अंदर होता है, राइट। यीस्ट में होता है, बैक्टीरिया, यीस्ट। मसल सेल्स, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, मसल सेल्स। हमारी एनिमल्स की बॉडी में जो मसल्स होती हैं, इनमें आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है व्हेन वी परफॉर्म सम एक्सरसाइजेस। जब हम कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आप गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज हो रही है जिसमें आपकी मसल्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इन दैट केस हमारी मसल्स में ये इस टाइप का रेस्पिरेशन, और सेल्स में तो एरोबिक हो ही रहा है, बट मसल सेल्स में एन एरोबिक रेस्पिरेशन साइड बाय साइड चलता है। ठीक है, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी जो बॉडी होती है, क्रैम्स आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपका मतलब आप कभी भी एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं और आपको एकदम से बोल दिया जाए कि आप रनिंग करो बहुत लंबे ट्रैक की, तो उस केस में क्या होता है, आपके ना थोड़ी देर बाद ही आपको मसल्स में ऐसा लगेगा कि जैसे जान नहीं है, दर्द होने लग जाता है। तो दैट वो सिचुएशन किस वजह से आई है? वो लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन की वजह से आई है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है। ठीक है, तो वो वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्रैम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी कि एक कि एनिमल्स की सेल्स, मसल सेल्स में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, प्लस किसके, इसके साथ साथ एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ। ठीक है, इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स में होता है ये, जैसे एस्कैरिस, फेसियोला, टीनिया सोलियम, और जो जर्मिनेट, हमारी जो सीड्स जर्मिनेट करती हैं, हमारे जो सीड्स जर्मिनेशन होता है, सीड जो जब हमने बीज बोया है, तो एट दैट टाइम उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? उस टाइम में उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है फॉर जर्मिनेशन। जब पौधा निकल के आता ना, तो जब जब बीज बोया है और पौधे निकलने तक का जो टाइम होता है, उस टाइम में उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन से उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये तो था आपका रेस्पिरेशन, उसके टाइप्स, एक इंट्रोडक्शन था रेस्पिरेशन के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि ह्यूमंस में ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, वो हम गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होता है, हम लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सब चीज़ करेंगे, गैशियस एक्सचेंज कहाँ होता है, कैसे होता है, वो हम सब कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।